ठीक है। तो 3 फेज पावर का मेजरमेंट अब हम लोगों को करना है, बेसिक कंप्लीट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो देखो 3 फेज में क्या इशू है, इसमें 3 लाइन है। ठीक है, इसको 3 फेज सिस्टम में तुम्हारे पास मान लेते हैं 3 फेज है ना जी। एक मान लो इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। तो अब सवाल ये है कि कितना वाट मीटर लगाएं तो काम बन जाए मेरा। कै गो वाट मीटर लगेगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास एक 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 सिंपल वाट मीटर है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर है, जिसमें करंट कॉइल होता है, प्रेशर कॉइल होता है। अब उसको यूज करके मान लो हमको पावर का मेजरमेंट करना है ना। तो हम कितना वाट मीटर यूज करें कि मेरा काम बन जाए। ठीक, तो यही चीज हम लोग को देखना है। ठीक है, चलो। तो अब कितना वाट मीटर यूज करना है नहीं करना है, इसके बारे में ब्लोंडेल्स नाम के एक व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, अपना मतलब जो भी कंक्लूजन था, थ्योरी दिया, वो दिया। उन्होंने बताया जैसे कि अगर अगर 3 फेज जो है कनेक्शन जो है, अगर आपका यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है, ठीक, अगर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है तब आप क्या कर सकते हैं, जितना फेज है, ठीक है, उतना नंबर ऑफ वाट मीटर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, मतलब मिनिमम उतना आप नंबर ऑफ वाट मीटर रखिए। ठीक, अगर आप बोला कि यानी कि अगर एन फेज है ना, अगर एन फेज है तो अगर आपके पास न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है तो आपको कितना कितना वाट मीटर चाहिए होगा, एन। समझ गए। दूसरा चीज ये बोला, ये कब, जब न्यूट्रल अवेलेबल है तब। दूसरा पॉइंट ये बोला कि अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं है अवेलेबल, तब आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो n-1। समझ गए, यानी कि n-1 वाट मीटर से कम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 3 फेज है ना, 3 फेज में एक न्यूट्रल पॉइंट भी अवेलेबल है, तब तुमको 3 वाट मीटर लगाना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, ज्यादा लगा तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मिनिमम उतना चाहिए। अगर 3 फेज है, अगर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारे 2 वाट मीटर तुमको एटलीस्ट इतना मिनिमम तो लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम 3 फेज पावर का मेजरमेंट कर पाओगे। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई है ना। तो तो ब्लॉन्डेल ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको हम लोग लिख लेंगे, वो काम का चीज है। ठीक है, वो क्या है, उसको हम ऑलरेडी लिखा हुआ चीज है ना, उसको हम डाल देते हैं, लिखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। देखो, इसको पहले आना है, इसको बाद में। ठीक है, हम्म, ठीक, चलो। यहाँ से तुम्हारा हो गया ब्लोंडेल्स का थ्योरम। अब यहाँ से देखो कहानी क्या है, इन्होंने क्या कहा, अगर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है, ठीक, अगर आपके पास न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है तो कितना यूज करेंगे। देखो, अगर आप तुम्हारे पास न्यूट्रल पॉइंट अगर अवेलेबल है तो कितना यूज करना पड़ेगा, बोलो। एन से काम चल जाएगा, एन वाट मीटर लगाना पड़ेगा। और न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो n-1 से मेरा काम चल जाएगा। तो देखो, यही स्टेटमेंट के लिए लिखा गया, ब्लोंडेल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इन एन फेज सिस्टम इफ देयर इज न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर इज n। समझ गए, जो हम बोले वही चीज है, सीधा सीधी। एन फेज सिस्टम में वाट मीटर का रिक्वायरमेंट है तो कितना लगेगा, n। ठीक, उसके बाद से कहा अगर देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट, अगर न्यूट्रल पॉइंट है ही नहीं तब क्या होगा जी, तब जाके वाट मीटर रिक्वायरमेंट कितना है जी, n-1 मिनिमम, है ना। ये हो गया। अब देखो, तुम लोग को हम बताए थे बैलेंस्ड लोड क्या होता है, बैलेंस सिस्टम बताए थे ना। बैलेंस सिस्टम में क्या होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अगर 3 फेज की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ठीक, देखो यहाँ पे तुमको हम बैलेंस सिस्टम के बारे में बताए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, देखो बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है, ये हम लास्ट क्लास में बताए थे तुम लोग को। बैलेंस्ड के मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम होंगे, बट फेज डिफरेंस तुम्हारा 360/n होगा। 360/n का मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर n इक्वल टू 3 और मतलब यानी कि 3 फेज के लिए कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का
सब में गैप रहेगा, है ना। 6 फेज के लिए 60 डिग्री का गैप रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लोंडेल्स का थ्योरम है ना, वो n फेज के लिए अवेलेबल है। तुमको कितना भी फेज ले लो, सबके लिए एक ही नियम है, समझ गए। तो ये जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पहला चीज तो ये हो गया, ठीक। इसके बाद से ये कहा, according to Blondel's theorem, total power measured by the load is sum of watt meter reading used in the circuit। यानी कि जितना वाट मीटर यूज कर रहा है ना, उन सबको सम कर देंगे तब जाके मेरा टोटल पावर निकल जाएगा, एक्टिव पावर बेसिकली। यहाँ पे पावर जो है अपन लोगों को पता चलेगा, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट आएगा धीरे धीरे, ठीक। तो ये इतना ने ब्लोंडेल्स ने बता दिया, ठीक है। चलो, इतना उन्होंने बता दिया। अब इसके अलावा क्या बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग कैसे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका एक एक चीज वो नोटिस कर लेना है तुम लोगों को। देखो यहाँ पे ये जी देखो, देखो नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट सप्लाई सिस्टम। हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, ये सबसे सिंपल है सिंगल फेज। इसमें कितना वायर लगेगा, कितना वाट मीटर का यूज करना पड़े, 1 वाट मीटर। देखो ऐसे हम लोग कनेक्ट किए, ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, ठीक है। दूसरा चीज देखो, 2 फेज है तो 2 फेज 3 वायर सिस्टम है, तो इसमें हमारा 2 वायर से देखो 3 फेज 2 फेज 3 वायर सिस्टम है। देखो आर वाई और एक न्यूट्रल, है ना। दो गो फेज है, एक न्यूट्रल है, तो हमको कितना वायर यूज करना पड़ा, 2 वाट मीटर से मेरा काम चल गया, ठीक। अब इसमें देखो 4 फेज है, 4 वायर, है ना। 4 फेज यानी कि आपके पास न्यूट्रल भी अवेलेबल है। जब न्यूट्रल अवेलेबल है तो आपको 3 वाट मीटर लगाना पड़ेगा, है ना। देख रहे हो, यहाँ 2 फेज था, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है तो 2 वाट मीटर लगा, समझ गए। यहाँ 3 फेज है, न्यूट्रल अवेलेबल है तो 3 वाट मीटर लगा, समझ गए ना। ये चीज ध्यान देना है। वैसे देखो, इसके अलावा 3 फेज 4 वायर बैलेंस सिस्टम जो है ना। अगर 3 फेज 4 वायर अगर बैलेंस सिस्टम है, सिस्टम अगर तुम्हारा बैलेंस्ड है ना, तो क्या होता है, देखो बैलेंस सिस्टम में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है ना, हर एक फेज का कांस्टेंट होता है। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, किसी एक फेज का कोई भी वैल्यू निकाल लो, तो बाकी फेजेस का तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो बैलेंस सिस्टम के केस में तुमको एक फेज का ही पावर तुम अगर कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा काम बन गया, तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा तीनों फेज का निकल गया, समझ गए। इसीलिए बैलेंस सिस्टम के केस में तुमको क्या चाहिए, 1 वाट से काम चल जाएगा, 1 वाट मीटर से काम चलेगा। देखो यहाँ पे 4 वायर बैलेंस है तब जाके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद से देखो 3 फेज 3 वायर अगर है तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सिस्टम अगर दोनों है अनबैलेंस्ड के लिए भी तुम्हारा ये यूज होगा, उसके लिए है 2 वाट मीटर, समझे। तो यही तुम्हारे लिए यहाँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों भैया, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग अनबैलेंस सिस्टम को भी पढ़ सकते हैं, ठीक। और बाकी सब में जो है ना, बाकी उतना डिफिकल्टी होगा नहीं। 3 फेज है, 3 को वाट मीटर लगाइए, तीनों को सम ऐड कर दीजिए, बात खत्म, है ना। लेकिन ये जो है अनबैलेंस सिस्टम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। चलो, ये अनबैलेंस्ड वाला क्या है सर? मतलब जिसका अनबैलेंस्ड मैग्नीट्यूड नहीं होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड या तो मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो या फिर एंगल इक्वल ना हो, दोनों में से कोई भी होगा। जो बैलेंस कंडीशन जो हम तुम लोग को शुरू में बताए हैं पहले कल, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब अनबैलेंस है। तो हो सकता है कि एक फेज का करंट जो है 120 एम्पियर है, दूसरे फेज का करंट 100 एम्पियर है, समझे, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। या फिर अगर दोनों का 120 एम्पियर है तो एक का जो एंगल है 0 डिग्री, तो दूसरे का कितना रहना चाहिए, -120 डिग्री या फिर -240। तो ये नहीं है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा 100 डिग्री है, तो ये भी अनबैलेंस्ड है, समझ गए। तो इस तरह से सिस्टम होता है। हाँ। तो तुम्हारा सिस्टम बैलेंस्ड होने के लिए एक रिक्वायरमेंट ये भी होता है कि तुम्हारा जो सोर्स हो बैलेंस्ड हो, तुम्हारा लोड जो हो लोड बैलेंस्ड रहे। तो लोड कब बैलेंस होता है जी, जब लोड का तीनों इंपेडेंस जो है, मान लो अगर लोड ऐसे कनेक्टेड है, समझे। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें तीनों का तीनों लोड जो होना नहीं, लोड का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल, है ना। अगर लोड का वैल्यू इक्वल हो जाता है दैट मींस कि लोड भी बैलेंस्ड है ना। तो हम लोग वो सिनेरियो देखेंगे। तो कुल मिला के हमको ये कंक्लूजन मिला अभी कि हमको ये 3 फेज 3 वायर वाला जो सिस्टम है ना, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, जिसमें हम लोग को अनबैलेंस मतलब 2 वाट मीटर का यूज करते हैं, उससे हम काम करते हैं, उसी को हम लोग पढ़ना है, समझ गए। तो 2 वाट मीटर जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा कौन सा है, 2 वाट मीटर मेथड, समझे।
देखो ये जो पार्टिकुलर मेथड है ना, इसको बहुत सारे नाम से भी बुलाया जाता है, समझे। इस पार्टिकुलर मेथड को बहुत सारे डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं ना, वो तुमको सर नाम बता ही दिखाई नहीं देते दे हैं, रहा है। ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, सच में नहीं दिखाई दे रहा यार, जहाँ लिखे हैं उतना तुमको दिख जाएगा यार। सर दिखाई कलर दे रहा है चेंज सर। दिखता है, व्हाइट नहीं दिखता है ना। अच्छा वो तुम लोग बैकग्राउंड वाइट चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ोगे? ठीक है सर। बोलो। सही है, ठीक है। नहीं नहीं, तुम लोग को जैसा कंफर्टेबल हो। देखो हम ब्लैक इसलिए यूज किए, एक्चुअली हम जब अपना खुद खुद पढ़ते हैं ना तो ब्लैक यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि मतलब उसका रीजन ये है कि वो मतलब आंख पे ज्यादा लाइट नहीं आता, समझे। यही आँख रीजन है और दर्द कुछ नहीं। करने लगता है। हाँ व्हाइट ज्यादा रहेगा तो आंख दर्द। तो ऐसे तुमको अगर दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, नहीं दिखेगा नहीं तो सर, ब्लैक भी ठीक है। ब्लैक भी मतलब ट्राई करके देखो, ब्लैक भी कोई खराब चीज नहीं है ना। ओके सर, रहने दीजिए। देखो अब इसमें क्या है कि जैसे देखो इसको, इसका तो अलग अलग नाम है ना, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको देखो, इसको क्या कहते हैं, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर है ना। इसको देखो और क्या क्या कहते हैं, 3 फेज रियल पावर मेजरमेंट। देखो रियल पावर मेजरमेंट है, ठीक। एक तो ये हो गया, इसके अलावा है और रिएक्टिव पावर मेजरमेंट, एक ये भी हो गया, समझ गए। तो रिएक्टिव पावर मेजरमेंट हो गया, और फेज एंगल ऑफ लोड। इस मतलब इससे ना तुम फेज एंगल भी लोड को मेजर कर सकते, इससे लोड का क्या फेज एंगल है ना, लीडिंग है लैगिंग है, कितना एंगल है वो भी तुम मेजर कर सकते हो। लोड का पावर फैक्टर कितना है वो भी तुम मेजर कर सकते हो, समझे। इतना सारा चीज जो है, इतना से मतलब इसी चीज को इतना नाम दिया जा सकता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग मतलब ये सारा हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब इस मेथड में डिटेल क्या है वो आते हैं हम लोग, ठीक है। इस मेथड में क्या है कि हम लोगों को 2 वाट मीटर लगाना है, ठीक। तुम लोगों को सर्किट भी बना देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कुछ कुछ जो फिगर है ना ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, मेरे नोट्स का, समझ गए। तो उस फिगर को अगर हम बना दे डायरेक्टली, बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, समझे। तो देखो यहाँ तुम्हारा आ गया, ठीक। ये फिगर इतना बड़ा की भी जरूरत नहीं है ना, छोटा भी रहेगा तो मेरा काम चलेगा, ठीक है। इसको इस साइड में कर देते हैं। अब देखो इस फिगर का थोड़ा अच्छे से समझो। ये तुम्हारा क्या है, RYB, तुम बोल सकते हो लाइन हो गया तीनों, है ना। एक स्विच दिया हुआ है, तीनों स्विच कनेक्टेड है। हम जब चाहें स्विच को कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए दिखाया हुआ अरेंजमेंट। इसको नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा, ठीक है। अब देखो हमको 2 वाट मीटर कनेक्ट करना है भाई, है ना। तो हम क्या किए देखो, एक कहाँ कहाँ वाट मीटर कनेक्ट किए उस पर थोड़ा फोकस करना। देखो हम एक यहाँ इधर कनेक्ट किए हैं, ठीक है। हमें कहाँ किए हैं, एक तुम्हारा यहाँ कनेक्ट हुआ है, एक सेकेंड। इसको देखो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है ना, ये डॉटेड डॉटेड, ये तुम्हारा 1 वाट मीटर ही है, समझ गए। ये जो है यहाँ पे ये तुम्हारा 1 वाट मीटर हो गया, ठीक। तो इसका करंट कॉइल यहाँ है, इसका प्रेशर कॉइल यहाँ है, ठीक है। दूसरा करंट कॉइल एक यहाँ लगा दिए, और इसका प्रेशर कॉइल। तो देखो फोकस तुम लोग को देखना क्या 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 चीज पे रखना है, कि जो करंट कॉइल कनेक्टेड है वो कौन से फेज में कनेक्टेड है, नाम बताओ तुम लोग देख के, कौन से फेज में कनेक्टेड है। पहला वाट मीटर 1 का करंट कॉइल कौन से फेज में कनेक्टेड है, देख के बोलो ना जी, स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलो देख के, शांत मत रहो। R1। आर में कनेक्टेड है ना, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आर में, I1, I1 दिख रहा है ना। यस सर। I1 करंट है, उसको नाम नाम जो भी ले लो, यहाँ पे हम I1 मान लिए, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये I1 करंट हो गया, ठीक। उसके बाद से अब दूसरा चीज बताओ जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ नामकरण आर वाई यहाँ पे है, ठीक है। वाई वाला जो है आर ऐसे, वाई इधर, फिर बी यहाँ पे है, ठीक। तो वाई वाला पॉइंट तुम्हारा यहाँ,
आर वाई यहाँ है, तो देखो इसी को हम लोग 2 बोले हैं, 1 2 3। देखो सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंस को हम लोग आर वाई बी बोल सकते हैं, ठीक, या 1 2 3 बोल सकते हैं, या फिर एबीसी बोल सकते हैं। सीक्वेंस को ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग अभी कौन सा सीक्वेंस देख रहे हैं, ये आर वाई बी सीक्वेंस देख रहे हैं या एबीसी सीक्वेंस देख रहे हैं। इसको पॉजिटिव सीक्वेंस भी कहा जाता है, समझ गए? ठीक, तो ये बताओ कि जो वाट मीटर 1 है उसका प्रेशर कॉइल कौन कौन से लाइन में कनेक्टेड है जी? आर के साथ, और दूसरा कहाँ कनेक्टेड है? बी के साथ। आर और बी में कनेक्टेड है कि नहीं? बोलो। इसके वोल्टेज को हम लोग VPC इक्वल टू V13 भी लिख सकते हैं, ठीक है? इतना तो इजीली लिख वाई सकते में हैं। नहीं हो सकता है सर, क्या? वाई में कनेक्टेड नहीं हो सकता है। अच्छा, 1 को 1 से कनेक्ट कर दें। नहीं वाई वाई देखो इसको 1 से कनेक्ट किए हैं, पहला एक टर्मिनल, इसका दूसरा टर्मिनल हम लोग सिंगल फेज रहता था तो जानते हो क्या करते थे? न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते थे, समझ गए? हम लोग क्या करते, एक मतलब हम यहाँ से उसको उठा के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते, तो सिंगल फेज का हमको सीधा सीधी मतलब इस फेज का वोल्टेज और इस फेज का करंट मिल जाता, समझ गए? लेकिन वो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, समझे? जब न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो हमको इसको कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट करना है। तो मेरे पास 3 ही तो लाइन है, 1 2 3। तो आप या तो इससे इसमें टर्मिनेट कीजिए, या नहीं तो इससे इसमें टर्मिनेट कीजिए। तो हम इस पार्टिकुलर मेथड में यही किए हैं, समझे? इस पार्टिकुलर मेथड में हम क्या किए हैं, इसमें 2 लाइन, एक 2 में तो करंट कॉइल जोड़ा ही गया है ना, तो एक जो लाइन बचा हुआ है, तीसरा वाला लाइन, ठीक है, तो दोनों के प्रेशर कॉइल का जो एक टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या किए हैं, इस वाले यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, दोनों को आपस में तीसरे लाइन से कनेक्ट कर दिए, समझ गए? यानी कि 2 कॉइल में हम लोग क्या किए, दो अलग अलग कॉइल में हम लोग क्या किए, जैसे देखो करंट कॉइल कनेक्ट कर दिए, है ना, और जो बचा हुआ जो बचा हुआ लाइन है, तो दोनों प्रेशर कॉइल के एक टर्मिनल को इस बचे हुए लाइन से के साथ कनेक्ट कर दिए। इतना काम कर दिए कि नहीं? इतना में दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। हाँ, तो देखो आज हम क्या करेंगे ना, देखो ये 2 फेज सिस्टम जो है ना, इसमें एग्जाम में पता नहीं है तुम लोग क्वेश्चन क्या पूछता है, या फिर हो सकता है डिस्क्राइब 2 फेज वाट मीटर, मतलब 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग वोल्टेज। तो उसमें जब बोलेगा ना तो हो सकता है कि कुछ थ्योरी वाला पॉइंट लिखे, ठीक है? तो थ्योरी वाला पॉइंट अभी हम नहीं एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है? तुमको अभी हम क्या बताने वाले हैं, जो भी मैथमेटिकल इसका एनालिसिस है वो, ताकि तुम मेजरमेंट समझ जाओ, पावर मेजरमेंट कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या रिलेशनशिप है वो लिखवा देंगे। अगर कुछ पॉइंट अगर लिखवाने होगा तो हम नोट्स में ऐड करके बता देंगे बाद में, समझ गए? तो अभी पहले इसका मैथमेटिकल मतलब पूरा अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, ठीक? तो देखो तुम्हारे पास एक चीज तुम लोग जानते हो कि चलो हम लोग क्या करते हैं, तुम ये एक चीज पता है तुमको, क्या वो है, ये है कि वाट मीटर में जो मेजरमेंट होता है ना, ये मान लो एक वाट मीटर 1 है, ठीक? ये वाट मीटर 1 है, ठीक है? रीडिंग ऑफ वाट मीटर 1, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़े हुए, समझे? इस स्पेस में हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ये जो सर्किट बना है ना, इसमें हमको यही लिखना है कि वाट मीटर 1 हम इसको आर फेज के साथ कनेक्ट किए हैं, और इसका एक टर्मिनल छोड़ा हुआ है, तो प्रेशर कॉइल इधर से इधर कनेक्ट कर दिए। मतलब जो कैसे सर्किट बनाएगा उसको हम यहाँ से यहाँ में डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे बाद में, ठीक है? पहले हम लोग अब समझते हैं कि रीडिंग ऑफ वाट मीटर 1, वाट मीटर 1 का रीडिंग कितना होगा? तो तुम वाट मीटर का, ये देखो ये हम लोग एसी के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हम लोग पढ़े थे, ठीक? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में कंक्लूजन ये निकला था कि आप जो है करंट कॉइल का मतलब जो पावर जो होता है, ठीक, एसी पावर जो होता है वो क्या होता है, आप क्या कीजिए कि वोल्टेज कॉइल का ये ले लीजिए VPC, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ICC इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन कितना, VPC एंड ICC। यही ना था जी? बोलो, यही ना पावर था? बोलो, ये होता है कि नहीं? इतना तो पता है कि नहीं तुम लोग को? बोलो जल्दी। यस सर। यही होता है ना? तो अब हम लोगों यस। को काम क्या बच गया है, VPC कितना है, ICC कितना है, ठीक? अब यहाँ देखो ICC बराबर I1 है ना, ठीक है? ये कितना हो गया, ICC तुम्हारा कितना हो गया, I1 के बराबर हो गया, पहला चीज तो ये।
ठीक। सर अब इस I1 का जो वैल्यू होगा, I1 का वैल्यू होगा कितना, ठीक। तो देखो I1 का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे इस सब लाइन का नाम क्या क्या है, 1 2 3 करके भी नाम दिया गया है, ध्यान से देखना, सिर्फ RY भी नहीं लिखा गया है, 1 2 3 करके भी नाम दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 1 3 2 ऐसे है ना। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ठीक, तो यहाँ का वोल्टेज हुआ, इसको हम लोग क्या बोले हैं, V1, है ना। तुमको हम बताए थे लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, ये न्यूट्रल मान लो पॉइंट है, ठीक है, न्यूट्रल से कोई लाइन अवेलेबल नहीं है, डिस्कनेक्टेड है न्यूट्रल का लाइन, लेकिन इस पॉइंट को न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहाँ से ये V1 जो होगा वो यहाँ से यहाँ के बीच के वोल्टेज को हम लोग V1 बोलेंगे, इतना तो क्लियर है। इसको ये क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा ना, ठीक, बताओ, होगा ना। तो I1 जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, I1 का वैल्यू जो होगा ना, V1 डिवाइडेड बाई Z1 एंगल फाई। और ये जो V1 होगा ना, ये अकेला नहीं होगा, फेजर फॉर्म में रहेगा, समझ गए। तो ये हो गया, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, VPC, है ना। VPC बराबर, अब VPC बताओ कितना होगा। VPC ध्यान से देखो, V1 इंटू 3 होगा कि नहीं, 1 और 3 के बीच में जो वोल्टेज आएगा लाइन वोल्टेज वही होगा, है ना। ये तुम्हारा यहाँ पे फेज वोल्टेज था, ठीक। VPC कितना हो गया जी, बताओ। VPC बराबर V13 होगा, क्लियर। VPC बराबर V13 होगा, है ना। तो फिगर में दिख रहा है सीधा सीधी, लाइन 1। तो ये जो V13 क्या है, ये लाइन वोल्टेज है ना जी। ध्यान से देखना, ये सब करंट वाले में फेज वोल्टेज आया है, VPC में यहाँ पे लाइन वोल्टेज आया है। अब हम लोगों को देखो, तुमको ये पता चल गया, ये पता चल गया, अब काम क्या बचा, ये दोनों के बीच का एंगल पता करना है कि नहीं जी, बताओ। एंगल पता करना है ना जी। अब सवाल है कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो चलो अब हम लोग एंगल की तरफ बढ़ते हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए भैया हमको चाहिए फेजर डायग्राम, समझ गए। एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, उसके लिए हमको क्या चाहिए, फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। देखो, तो फेजर डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें तुम ध्यान से देखो, फेजर डायग्राम में तुम्हारा देखो, V1 एज रेफरेंस वोल्टेज। तुमको बोले थे कि फेजर में किसी ना किसी एक वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज मानते हैं, ठीक। तो हम अभी क्या मान लिए, V1 को रेफरेंस वोल्टेज मान लिए, ठीक है। तो V1 V2 V3 में क्या रिलेशनशिप होगा, तो तुम्हारा V1 जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा V, ये V हो गया एंगल 0, है ना। V2 तुम्हारा हो जाएगा V एंगल -120 डिग्री। V3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, V एंगल -240 डिग्री, और V एंगल +120 डिग्री। इतना तो सबको क्लियर है ना जी, है ना। मैग्नीट्यूड देखो सबका सेम है, समझ गए ना, ये RMS वैल्यू है, ठीक है, RMS फेज करंट, ये तुम्हारा क्या है, RMS फेज करंट, फेज करंट, सॉरी बोल रहे, करंट बोल रहे हैं, फेज वोल्टेज, है ना, ठीक है, ये RMS वैल्यू है, ठीक है। तो ये इतना चीज क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब इसी का हम लोगों को क्या करना है भाई, फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर देना है कि नहीं, ठीक है। इतना तो हम तुम लोगों को कल सिखाए थे, है कि नहीं जी। तो अब हम फटाक से उसको बनाएंगे जो हम कल सिखाए थे जब, तो यहाँ पे हम इसको बना देंगे। इसको देखो, हम इसको 0 डिग्री माने है ना, इसलिए इसको यहाँ पे V1 दिखा दिए, इसको -120 डिग्री तो इसको V2 दिखा दिए, इसको हम V3 दिखा दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना जी, नहीं उसी को दिक्कत होगा जो लास्ट क्लास नहीं किया होगा या नहीं देखा होगा, ठीक। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है मेरे भाई, पहला चीज ये देखो हमको एंगल जानना है इस करंट कॉइल यानी I1 और एंगल के बीच में, है ना, I1 और V13 के बीच में एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको V13 चाहिए, तो V13 क्या होगा, और दूसरा चीज I1 क्या होगा। तो देखो जो I1 होगा ना, ये I1 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, ठीक, ये तुम्हारा आ जाएगा V1 का वैल्यू कितना है जी, बताओ। V1 का वैल्यू है V एंगल 0 बट्टा Z1 एंगल 5, ये इसका वैल्यू आ जाएगा V बाई Z1, समझे, V बट्टा Z1
एंगल कितना आ जाएगा -5। समझ गए? इसका मतलब है जो करंट जो तुम्हारा एंगल होगा ना, ये तुम्हारा क्या करेगा, इस वाले के साथ ये क्या करेगा, -5 एंगल के पीछे रहेगा। तो जो करंट होगा ना, देखो करंट को अब हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से जो करंट होगा ना, ये करंट का मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, I1 है, समझे? ये I1 है, I1 का मैग्नीट्यूड कितना है, V/Z1, समझे? ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ठीक? और इसके बीच का एंगल कितना हो गया जी, फाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब हमको क्या जानना है, ये तो हमको तो एंगल किसके किसके बीच में, इसके बीच I1 के बीच में और V13 के बीच में चाहिए। अब बताओ भाई V13 कहाँ है, कौन बताएगा V13 कहाँ है? ठीक, तो देखो V13 इक्वल टू होता है V1 माइनस V3, होगा कि नहीं, बोलो बोलो भैया, V13 बराबर V1 माइनस V3 होगा ना जी? जी सर होगा। बोलेगा सब नहीं तो लोग, यस हाँ सर। कुछ बताया करो तो लोग। वो V3 ठीक, के नीचे ले अब लेंगे देखो, माइनस V3। हाँ तो देखो V3 को हम लोग इधर उल्टा में लेके आएंगे, ठीक है, वो वाला काम कर देते हैं हम लोग। V3 को हम दिखेगा तुमको, ब्लू दिखेगा। V3 को हम जस्ट अपोजिट में यहाँ से ऐसे लेके आए, ठीक, ये माइनस V3 हो गया। V1 और V3 जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसी के पैरेलल ना यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, समझे? जितना मैग्नीट्यूड है उतना यहाँ तक, ये लगभग इतना जाएगा, तो तुम्हारा रिजल्टेंट जो आएगा V13 वो यहाँ हो जाएगा ऐसे, समझे? कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा V13, ठीक है। तो हमको V13 मिल गया। अब तुम हमको बताओ कि ये एंगल जो है I1 और इसके बीच में, ये जो छोटा वाला जो एंगल है वो कितना एंगल होगा, बताओ। अभी हाँ, पहला चीज तो ये है, ये V13 कितना एंगल होगा? हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी जो जिस तरह से सर्किट है उसके हिसाब से तो सही चल रहा है हम लोग का, फेज सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग ड्रॉ किए हैं एकदम से, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये V13 इतना आएगा। अब ये बताओ ये एंगल होगा कितना, V13 इन दोनों के बीच में एंगल होगा कितना? ये जो एंगल जो आएगा ना, ये 30 डिग्री आएगा, समझे? ये कितना कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा हाँ, तो 30 डिग्री आएगा हम लोग को, है ना? तो अब क्या होगा जब ये 30 डिग्री हो गया, मतलब ये V13 बराबर कितना आता है, देखो V1 का वैल्यू कितना आ गया, V एंगल 0 माइनस V3, इसका V एंगल V3 का वैल्यू कितना है, -240 है ना, या फिर +120 लिख देते हैं, सर ठीक। इसको 30 जब तुम, डिग्री कैसे मान लिए आप? हाँ 30 डिग्री, इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसका मैं देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, √3 एंगल -30 डिग्री ऐसे आएगा, समझे? अब इसको तुमको प्रूफ अगर चाहिए तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, बस आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन कैसे, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और कैलकुलेटर तो तुम्हारे पास वो साइंटिफिक वाला रहेगा ना, बस जो तुम लोग को एग्जाम अलाउ है वो वाला। अदरवाइज देखो हम तुम लोग को सिंपल में दिखा देते हैं कैसे आता है। देखो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, मैं V का वैल्यू मान लेते हैं 1, समझे? V का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक। तो इसका देखो यहाँ पे कैसे निकलता है, इसका जो होगा ना, इसको तुम लिख सकते हो V माइनस V cos 120 डिग्री प्लस J इंटू B साइन 120 डिग्री, ठीक। ये इतना हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रियल टर्म हो गया, ये तुम्हारा इमेजिनरी टर्म हो गया। इसका जो एंगल आएगा वो tan इनवर्स इमेजिनरी बटा, यानी कि साइन 120 डिग्री बट्टा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 120 डिग्री, ठीक है। इतना जो एंगल आएगा ना वो उसका एंगल हो जाएगा, ठीक। अब तुम लोग पूछोगे कि सर ये कैसे हो गया, है ना? तो यही होता है, ये तुम्हारा जो फेजर फॉर्म में दिया है ना, इसको तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। ये तुम्हारा रियल टर्म हो गया, समझे? ये जो तुम्हारा हुआ ये रियल टर्म हो गया, ये तुम्हारा इमेजिनरी टर्म हो गया। ये कैसे हुआ, देखो जानो सीधा सीधी बात, ये तुम्हारा ऐसे होता है ना, अगर ये भी
एंगल थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो v cos थीटा प्लस j इंटू वी साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ गए ना। कभी भी ऐसे लिखा हुआ तो इसी से हम इसको लिखे हुए हैं, समझे। इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना आएगा। अब हमको तुम कैलकुलेशन करके बता रहे थे ना, बताओ कितना आएगा। साइन 120 साइन डिवाइडेड बाई क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस 120 कॉस, ठीक है। इसको कर दिए तो इतना आया ना। अब इसको हम लोग क्या करना है, tan निकाल देना है इसका हम tan इनवर्स जब निकालेंगे तो देखो 30 डिग्री आया है ना, ये तुम्हारा क्या आया 30 डिग्री आया, किसी को डाउट। ठीक है, तो वो एंगल जो आएगा वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक। ओके सर। अब हम लोग आ जाते हैं इसको तुमको लिखना नहीं है, समझे। इसको तुमको जो है, एक सेकेंड, इसको ना लिखना, हर चीज को एग्जाम में मत लिख देना। ठीक है, तो तुमको ये निकल गया ना। तो एंगल अब कितना आ गया 30 माइनस 5 बोल सकते हो कि नहीं इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। बताओ एंगल बिटवीन, है ना, इसलिए हमारा जो एंगल बिटवीन I1 एंड V13 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 30 डिग्री माइनस, बोलो कितना आएगा 30 डिग्री माइनस 5 आ जाएगा कि नहीं। इस टोटल में से अगर 5 घटा दोगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा कि नहीं, बोलो। ये सर निकल जूम जाएगा। निकल जाएगा ना, यहाँ से जूम करके देख लो, ये टोटल एंगल 30 डिग्री है, ठीक। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा ना, ठीक है। ये तुम्हारा ये, तो ये एंगल निकल गया। तो अब हम लोग आसानी से इस चीज का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो वाट मीटर 1 का जो रीडिंग आया, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वाट मीटर 1 का जो रीडिंग आया ना, इसलिए रीडिंग ऑफ वाट मीटर 1 इज इक्वल टू आ जाएगा √3 v इंटू इंटू, इसको हम सिंपल I1 भी लिख के, I1 मैग्नीट्यूड, अब कॉस लिख सकते हैं कितना पाई माइनस 30 डिग्री माइनस 5 ना, 30 डिग्री माइनस 5, समझ गए, ये लिखेंगे ना, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। जैसे जैसे फेज कनेक्ट किए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग ऑफ वाट मीटर 2 निकालेंगे, ऑफ वाट मीटर, ठीक है। वाट मीटर 2 का रीडिंग कितना होगा, वाट मीटर 2 का रीडिंग के लिए हमको जानना पड़ेगा ना वाट मीटर 2 कहाँ कनेक्टेड है, ठीक। तो वाट मीटर 2 का रीडिंग जो तुम्हारा हो जाएगा वो P तुम्हारा हो जाएगा V23, वाट मीटर का जो VPC जो है वो तुम्हारा V23 है, और इसका जो करंट है वो तुम्हारा कितना है I2 कॉस एंगल बिटवीन किसका V23 एंड I2, ठीक। तो देखो अब इसमें से तुमको इसी फिगर से तुमको I2 निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, इसी फिगर को हम लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है। ठीक, तो यही फिगर बन गया। अब इसमें देखो, अब हम लोग क्या फोकस करेंगे, इस वाले में हम लोग फोकस इस पे रखेंगे। इसको हटा देते हैं, वो वाला फिगर ऊपर वाले में तो वो समझ में आ ही गया है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे I2 निकालेंगे, तो इसमें से I2 जो होगा तुम्हारा लैग करेगा, वो यहाँ करेगा। इसका भी जो तुम्हारा I2 जो होगा ना, I2 बराबर जो तुम्हारा हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई कितना Z2, ठीक है। तो Z2 का भी वैल्यू तुम्हारा यहाँ देखो Z है, Z2 का वैल्यू यहाँ Z2 ऐसे लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा I2 को ये Z2 हो गया, इसका भी एंगल कितना है फाई है ना, देखो तो Z2 एंगल फाई। तो V2 का फेजर जब तो निकालोगे तो ये हो जाएगा V2 बराबर -120 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा Z2 एंगल फाई। इसका जब तुम निकालोगे ये तुम्हारा आ जाएगा V/Z2 एंगल जो तुम्हारा आएगा -120 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा -5, ठीक। इसको इस तरह से लिख सकते हो, है ना, ठीक है।
अब ये तुम्हारा इसके बाद से तो यानी कि ये तुम्हारा एंगल जब तुम ये एक्चुअल में जो तुम्हारा I1 आएगा ना वो लगभग यहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ से ये I2 हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। अब तुमको क्या निकालना है, V23। V23 कहाँ जाएगा जी मेरे भाई, 3 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, है ना। 3 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, V2 माइनस V3 तुम्हारा V23 हो जाएगा। ब्लैक क्यों दिख रहा है सर? कहाँ ब्लैक दिख रहा है, बोर्ड ना, हम ब्लैक दिखा रहे हैं तभी तो दिख रहा है। तुम अभी हाँ। घुसे हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे V3 हम निकाल दिए, देखो। तो ये जो V23 जो निकला, देखो अब यहाँ से जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे ना तो वो यहाँ आएगा, इससे एग्जैक्टली 30 डिग्री आगे, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक, 30 डिग्री आगे यहाँ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा 30 डिग्री रहेगा V2 और इसका रूट मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना तुम लोग को? Yes. समझ गए ना, ये एंगल निकालना कैसे निकल, कैसे कैसे एंगल आया वो समझ गए, ठीक। अब बताओ V23 बराबर तुम्हारा कितना हो गया, √3V एंगल √3V इंटू एंगल कितना हो जाएगा V23 का वैल्यू। अब देखो ऐसे एक्चुअली देखोगे तो ये V23 का बीच का एंगल यहाँ से V1 के रिस्पेक्ट में ये -90 डिग्री है ना। इसको हम लोग लिखेंगे -90 डिग्री, ठीक। इसलिए एंगल बिटवीन, व्हाइट में लिखना, तो एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, एंगल हम लोग किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, V23 एंड I2 इज कितना बताओ तो, 30 डिग्री + 5 है कि नहीं। ये टोटल एंगल जो है यहाँ से ये कितना है, 30 डिग्री + 5 है कि नहीं, इज इक्वल टू 30 डिग्री + 5, ठीक। हमको इसी से मतलब है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बस इसी से मतलब है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, यहाँ के बीच का जो एंगल था वो तो तुम्हारा था 30 डिग्री -5 था, समझ गए। यानी कि एक वाट मीटर का रीडिंग अगर 30 डिग्री -5 आ रहा है तो दूसरे वाट मीटर का रीडिंग क्या आएगा, 30 डिग्री + 5, समझ गए, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें रीडिंग में तुम्हारा हो जाएगा P2 हम लिख देते हैं इसको, पहले वाला का जो पावर निकला था उसको क्या नाम दिए थे जी, P1। इसको रीडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं P1, है ना। इसको हम लोग P1 बोल दिए, इसका वैल्यू इतना आया। ऐसे ही P2 निकाल दिए, वो तुम्हारा कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया √3V इंटू I2, ठीक है, √3V इंटू I2 इंटू cos, बोलो cos 30 + 5, 30 डिग्री + 5, समझ गए। ये अंदर में क्यों +5 -5 आया है ये तो क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ जो, अब देखो अब सवाल ये है कि सर I1 I2 का जो मैग्नीट्यूड कितना होगा, समझे। ये जो I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, इन दोनों का, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा, तो वो तो डिपेंड करेगा Z1 पे, Z1 Z2 Z3 पे, है कि नहीं। अगर Z1 Z2 Z3 बराबर है तो तुम्हारा करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी तीनों में बराबर होगा, है कि नहीं, बोलो। मैग्नीट्यूड बराबर होगा ना, समझ रहे हो, ठीक है। यस सर, तो समझ रहे हैं थोड़ा सा। P1 और P2 तो तुमको यहाँ क्लियर हो गया, है ना। अब सवाल ये है कि सर आप तो दोनों का अलग अलग रीडिंग ले लिए, चलो तुम एक होशियार बंदा गया तुम सब में से, गया जाकर रीडिंग लेके चल गया, सर P1 का वैल्यू इतना आया, मान लेते हैं 500 वाट, है ना। IO का वैल्यू आया 300 वाट। अब तुम पूछोगे सर 3 फेज पावर हुआ कितना हुआ बताइए ना, तो पूछोगे ना जी। तो 3 फेज जो पावर होगा वो होता है एक्चुअली इन दोनों का सम, 500 + 300। लेकिन क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि वो दोनों का सम ही होगा, कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि दोनों का सम जो होगा वो 3 फेज पावर होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए हमको प्रूफ देना पड़ेगा, है ना। P1 P2 तो हम लोग निकाल लिए, इतना तो हम लोग काम कर लिए, एक काम कायदे का हम लोग कर चुके हैं, ठीक। तो देखो अब हम लोग चलते हैं नाउ P1 + P2 इज गिवन एज, तो P1 + P2 हम लोग जब करेंगे वो कितना आ जाएगा, √3V I1 cos
30 डिग्री माइनस 5 प्लस √3v/2 है ना, cos 30 डिग्री माइनस प्लस 5। ठीक, एक में माइनस एक में प्लस आ गया। ठीक है, अब इसको बताओ। अब इसको कैसे आगे हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, बताओ तो लोग। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसमें मान लेते हैं हम लोग एक एजम्पशन कि सपोज मान दे सपोज आई Z1 बराबर Z2 बराबर Z3। ठीक है, सो दैट I1 बराबर I2 बराबर I3 मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज जो है तीनों आपस में बराबर हो गया। ठीक, समझ गए ना। अगर हम लोग ये लिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3vi cos 30 डिग्री माइनस 5 प्लस √3vi cos 30 डिग्री प्लस 5। ठीक है, तो √3vi हम बाहर निकाल दिए। ठीक है ना। अब इस अंदर में क्या हो जाए, cos 30 डिग्री माइनस 5, ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री प्लस 5। अब ये थोड़ा बता दो तुम लोग, पटाक से ट्रिग्नोमेट्री हमको भूल गए हैं, तुम लोग को याद होगा, जल्दी बोलो। 3/2 हाँ बोलो, क्या होता है a माइनस cos 30 डिग्री इंटू हाँ। cos 30 डिग्री इंटू cos 5 और फिर प्लस sin 30 डिग्री इंटू sin 5। अब उतना लंबा करवाओगे। एक सर होता है ना कि cos c प्लस cos d कितना आता है, बोलो। cos cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना होता है, बताओ यार, ये सब तुम ही करोगे नहीं। cos c into cos d, हैं? cos c into cos d। बताओ कौन कौन है यार, तुम लोग का बेसिक का एनालिसिस हो ही जाए तुम लोग। सर उसी पे जल्दी तोड़ जल्दी दीजिए ना। फॉर्मूला बोलो ये सब जल्दी फटाक से। ये यही है ना जी, यहाँ पे तुम्हारा ये c हो गया, ये तुम्हारा d हो गया है ना, तो cos c प्लस d का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बताओगे यार तुम लोग, हम भी भूल गए हैं, जल्दी बताओ तुम लोग, अरे कोई तो बताओ। cos c प्लस d होगा सर, उसका प्लस sin c प्लस d। अरे इसमें कुछ नहीं होता है, 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला होता है ना जी, अभी भूल रहे हैं, बताओ। यस सर। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, यही होता है कि कुछ और होता है, कौन कौन है, कहाँ कहाँ कौन होशियार बच्चे सर यही होता है सर। बता दो, आयुष, ममता, नीतू, तो बता दो लोग जल्दी, फॉर्मूला नहीं बता, यही होता है कि गलत है कि सही है, बताओ। ठीक है सर, सही है, यस मान लिया हम कि सही है। ठीक है, चलो तुम लोग का बात मान ली कि ये सही है। ठीक, तो हम इसमें जब हम लगाएंगे तो c प्लस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, c प्लस डी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे देखो, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। चुकी यहाँ लिख दिए साइड में। ठीक है, तो अब बताओ ये तुम्हारा 30 डिग्री, ये इसको हम क्या लिखेंगे, 2 cos 30 डिग्री माइनस 5 प्लस 30 डिग्री प्लस 5, ये आएगा ना बट्टा 2, ठीक, इंटू cos 30 डिग्री माइनस 5 माइनस 30 डिग्री माइनस 5, ऐसे आएगा ना, बोलो। ठीक है, बट्टा 2 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे √3 इंटू वी आई इंटू 2 cos, अब देखो इसमें से तुम्हारा ये कट गया, ठीक, तो ये तुम्हारा 60 बटा 2 यानी cos 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई ये cos माइनस 5/2 आ जाएगा ना, सॉरी माइनस 2 5/2 है ना, ठीक, तो इसको हम लोग अल्टीमेटली यही ना लिखेंगे √3 इंटू वी आई इंटू 2 cos 30 का वैल्यू कितना आता है, बताओ जल्दी, यही सब जल्दी से बोलो, मल्टीप्लाइड बाई इसको क्या लिखेंगे, cos 5 लिख सकते हैं,
Yes, sir. लिख दीजिए। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3vi cos phi, समझे। और ये 3vi cos phi जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, सर रूट से हटा दिए। अरे √3 और √3 मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, यस सर। √3 आ गया ना, तो 3 ये हो गया 3 पेज पावर, ठीक है सर। 3 फेज एक्टिव पावर हुआ ना, यस है ना, वेयर V and I are phase voltages and current and, ठीक है कि नहीं, बोलो, Yes, sir. होगा ना। यस सर। तो तुमको देखो ये एनालिसिस में सर्किट बन गया, सर्किट से हम लोग कैसे फेजर डायग्राम लिए हैं, सिंगल सिंगल कैसे लिए हैं और कैसे इस फॉर्मूला पे पहुंचे, ये क्लियर हो गया ना। तो देखो Yes, sir. अब ये देखो, अब ज्यादा डिटेल में देखो, क्वेश्चन तुम्हारे हो सकता है कि तुमको सीधा सीधी डायरेक्ट तुमको मतलब इतना डिटेल क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है कि तुमको केवल 1 वाट मीटर का रीडिंग लेने के लिए पूछ सकता है ना। तो देखो यहाँ पे बात समझना एक चीज, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे जो है ना, हम जो है 2 और 3 के बीच में हम लोग लगाए हुए हैं यहाँ पे, और 1 और 3 के बीच में। हो सकता है क्वेश्चन देने वाला थोड़ा पलट दे, समझे, थोड़ा मोड़ा, मान लो कि अगर थोड़ा सा चेंज कर देगा ना, फेज में अलग अलग पेज में अलग अलग वाट मीटर लगा दिया, ठीक, तो तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जोड़ने पे वो 3 फेज पावर देगा ही देगा, समझ गए। लास्ट में अगर तुम जोड़ोगे तो 3 फेज पावर देगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा सर? क्या क्वेश्चन कैसा रहेगा? अच्छा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन तुमको मतलब हमको तो जहां तक लगता है तुम लोग को बहुत सिंपल सिंपल पूछता है। एक तो पहले ये पूछ देगा कि 2 वाट मीटर का डिस्क्रिप्शन दे, तो उसमें हो सकता है तुम लोग को ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन होगा, हम बताएंगे तुम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसका आंसर कैसे देना है, पहले चीजों को समझ लो, ठीक है ना। यस अगर तुम लोग अभी समझ जा रहे हो तो लिखने वाला बात रहेगा, है ना, एग्जाम के टाइम से तो पहले तो थोड़ा तो ये सब डायग्राम रहेगा ही, तो ये एनालिसिस इतना समझ गए तो तुमको आप जानते हो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुमको कहीं भी वाट मीटर लगा के दे दिया जाए तो तुम आराम से फेजर डायग्राम ड्रॉ करके एंगल पता करना खाली है कि नहीं, एंगल और मैग्नीट्यूड पता करना है, और पता चल गया तो तुमको आराम से ये सब वैल्यू निकाल लोगे। 30 डिग्री माइनस कैसे आया, 30 डिग्री प्लस कैसे आया, ये तो क्लियर हो गया ना तुम लोगों का, ठीक। Yes, sir. तो ये 2 वाट मीटर का एनालिसिस हो गया। अब इसमें सो 3 फेज एक्टिव पावर इक्वल टू कितना हो गया, एक्टिव पावर का वैल्यू कितना आया जी, P1 प्लस P2 आया कि नहीं। सिमिलरली देखो, अब देखो इसमें अब हम लोग फिर से ज्यादा अति नहीं जाएंगे, हम लोग एक नोट पॉइंट करके याद रखेंगे। सिमिलरली P1 माइनस P2 का जो वैल्यू आएगा ना, समझे, वो P1 माइनस P2 जब तुम कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली आएगा वो √3vi sin phi। we found that हम लोग को ये मिलता है कि P1 माइनस P2 का वैल्यू √3vi sin phi है। अब तुम पूछोगे सर ये है, होता है क्या है ये √3vi sin phi है क्या, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, समझे, एक टर्म आता है रिएक्टिव पावर का, ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखो, एक्टिव पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर को हम लोग बोलते हैं P, समझे, रिएक्टिव पावर को हम लोग Q से दिखाते हैं। एक्टिव पावर जो होता है किसी भी सर्किट में, देखो मान लेते हैं ऐसे, अगर तुम्हारा है ना, देखो अगर मान लेते हैं ये सारा नोट पॉइंट में, ठीक, तो अगर मान ले वोल्टेज तुम्हारा ऐसे है V और करंट तुम्हारा ऐसे है, इन दोनों के बीच का एंगल फाई है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा V इंटू वोल्टेज के साथ जो करंट फेज में है, देखो इस वोल्टेज ये वोल्टेज लिए ना तुम, है ना, इस वोल्टेज में इस वोल्टेज के साथ करंट का कौन सा कंपोनेंट जो है इन सीरीज में है, देखो ये जो करंट I जो लैग कर रहा है इसको तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो दो चीजों में, देखो एक तो तुम्हारा इसका, एक तो तुम्हारा क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, है ना, और दूसरा करंट इस तो तुम्हारा एक इधर होगा, ठीक, इसको तुम बोलोगे I cos phi, बोलोगे कि नहीं, बोलो, ये किसी भी वेक्टर को रिजोल्यूट कर सकते हो ना तुम लोग, बांट सकते हो ना, इसको I cos phi बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, I sin phi बोलोगे कि नहीं, समझे। तो एक्टिव पावर जो होता है ना, वो एक्टिव पावर होता है V इंटू I cos phi, है ना।
एक्टिव पावर को ऐसे ही बोला जाता है, इसका मतलब हो गया वोल्टेज ना, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज विथ दैट वोल्टेज। समझ गए? यानी कि वोल्टेज ले लिया और उस वोल्टेज से जो करंट इन फेज में है उससे जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमको एक्टिव पावर निकल गया। तो सिमिलरली इसका जुड़वा भाई होता है, वो होता है क्यू, रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर जो होता है ना, सर ये आपका सिंगल आवाज नहीं आ पा रहा है। तुमको इशू हो रहा होगा यार, सबको दिक्कत हो रहा है क्या? आवाज वाला दिक्कत ऐसा नहीं होता है सबको। नहीं हो रहा है। फ्रेश आ रहा है सर। हाँ टीटी मतलब बस मेरे पास डेटा है अभी, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक नहीं, तभी सर रुक गया था, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो तुम्हारा रिएक्टिव पावर क्या हो जाता है, वी आई, देखो वोल्टेज इंटू आई साइन फाई। देखो वोल्टेज के साथ कौन सा करंट का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जो 90 डिग्री से लैग कर रहा है, समझ गए ना? तो इसमें हम लिख सकते हैं वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट करंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज बाई फेज टू दैट वोल्टेज। ठीक है, मतलब आप वोल्टेज ले लीजिए और उस वोल्टेज से जो 90 मतलब 90 डिग्री आउट ऑफ फेज जो करंट है उस कंपोनेंट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब तुम्हारा रिएक्टिव पावर निकलता है। ये सब सिंगल फेज की बात है, समझे? इन सिंगल फेज सर्किट। ठीक है, एंड फॉर 3 फेज सर्किट के लिए क्या हो जाता है, सर्किट को हम सीकेटी लिखते हैं, तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, 3 फेज सर्किट के लिए जो पावर 3 फेज जो होता है ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं पावर सिंगल फेज। यहाँ पे पावर सिंगल, यहाँ पे 3 फेज जो पावर हो जाता है वो √3 इंटू वी इंटू आई कॉस फाई हो जाता है। ठीक, वैसे ही Q3 फेज जो आता है वो होता है √3 इंटू वी आई साइन फाई आ जाता है। समझ गए? तो ये तुम्हारा एक्टिव पावर हो गया, ये तुम्हारा रिएक्टिव पावर हो गया। ठीक है, जहां वेयर तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, वेयर देखो जो V और I जो है ना, वेयर V एंड I आर फेज वोल्टेजेस एंड करंट्स। ठीक है, अगर V और I फेज, तो 3 फेज पावर तुम्हारा इससे दिया जाता है और 3 फेज रिएक्टिव पावर इससे मिलता है। अब तुम हमको ये बताओ, अभी जो हम लोग मेथड पढ़े, समझे, इस मेथड में हमको P1 प्लस P2 किए तो हमको 3VI cos फाई आ गया, यानी कि 3 पे जो रिएक्टिव पावर हम लोग एक्टिव पावर निकाल लिए, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, अब तुम हमको ये बताओ, जब हम P1 माइनस P2 किए तो हमको क्या मिला, √3VI sin फाई। समझे? इसको हम लोग ये नोट वाले को ना हम ऐसे डाल दिए हैं, समझे? ये नोट समझने के लिए है अपना। ठीक, तो ये √3 इंटू बी। अब इस √3 में अगर हम क्या करें, अब हम इसको क्या किए, इफ, है ना, अगर हम क्या करें √3 में P1 माइनस P2 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा जी, बताओ तो? ये कितना आएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3VI साइन फाई हो जाएगा कि नहीं, बोलो? ठीक है, ये बराबर कितना आएगा, √3 में √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3VI साइन फाई आएगा ना। ये कितना हो जाएगा, Q के बराबर होगा। समझे? समझे ना? Q का जो वैल्यू होगा ना, तो जो रिएक्टिव पावर होगा वो ऐसे निकल सकता है, 3 फेज रिएक्टिव पावर। समझ गए? यानी कि इस मेथड से हम लोग 3 फेज एक्टिव पावर भी निकाल लिए, 3 फेज रिएक्टिव पावर भी निकाल लिए, लेकिन रिएक्टिव पावर निकालने क्या करना पड़ा, क्या क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है सर? I can't do anything about that, समझे? अब तुम्हारे पास नेटवर्क का इशू होगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई।
नहीं सर, ठीक अभी है, सब साउंड लोगों को नहीं अगर सर, दिखाई देता तो नेटवर्क मेरा एक्चुअली नहीं है। सबका ऐसा दिक्कत हो रहा है क्या यार? अभी हुआ था सर। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है कभी कभी, है ना। ठीक, तो इतना समझ गए ना तू लोग? यस सर। पी निकल गया, क्यू निकल गया ना। अब सुनो, यस सर। यस। अब समझो। एक एक बार होता सर है, P1 जो निकाले और P2 निकाले, वहां आप चलिए एक बार। नहीं नहीं आ जाओ, बोल। P1 यहाँ निकला, P1 यहाँ निकाले हम लोग, हाँ है ना। P1 बराबर √3 VI1 cos 30° - 5। ठीक, P2 निकाले हैं, इसको I2 कर दिए हैं। दोनों का जब निकल गया है तो हम यहाँ पे बस अज्यूम ये किए हैं, ये तीनों का जो वैल्यू है वो बराबर I के है, समझे। I1 बराबर I2 बराबर I। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? वही जो P2 सर निकाले ना, हाँ P2 बोलो, P2 में क्या एक दिक्कत? बार एक बार P2 फिर से कैसे कैसे किए कैलकुलेशन, एक बार फिर से अरे समझाइए देखो, ना। P2 के लिए कुछ नहीं है। देखो P2 के लिए तुम्हारा फॉर्मूला ये हो गया, P2 बराबर तुम्हारा V23 फेज जो लाइन वोल्टेज है उसके और I2 के बीच का तुमको वोल्टेज का खाली एंगल निकालना है, समझे। तो उसका एंगल हम लोग निकाले, तो एंगल हम लोग को पता चला V23 यहाँ पे गया, समझे। यहाँ ये फिगर ध्यान से देखो, यहाँ पे V23 कहाँ पे पहुंचा है, ये तुम्हारा हो गया V23, समझे। ये V23 जो आया बराबर इतना आया ना, तो ये जो है तुम्हारा, ये जो मिला ना हमको, वो देखो ये कहाँ में कितना डिग्री से मिला, ये V2 से 30° आगे निकलेगा, समझे। ये जो आएगा ना, इस टोटल से 90° पीछे रहेगा, मतलब V1 से 90° पीछे रहेगा, लेकिन V2 से 30° आगे रहा, इस तरह से कि I2 और V23 के बीच का एंगल जो हुआ वो कितना हो गया, 30° + 5 हो गया। ठीक है, फेजर डायग्राम जब तुम ड्रॉ करोगे ना खुद से, तब तुमको अच्छे से ये रियलाइज हो पाएगा, समझे ना। तो ये जब एक बार एंगल तुमको मिल गया कि एंगल दोनों के बीच में कितना है 30° प्लस, तो बाकी तो फॉर्मूला में डाल देना है, 30° प्लस पाई डाल दिए, समझ गए ना। ठीक है, यस सर। तुम एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है, और खुद से फेजर बना के एक बार ट्राई करना, तब जाकर तुमको सही से रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, यस। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जो नोट पॉइंट था ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जो भी हम तुमको नोट में लिखवा रहे हैं ना, ये यहाँ पे ऑल्सो देखो, जो तुम्हारा होता है cos फाई, जो होता है ना cos फाई बराबर होता है cos फाई बराबर होता है P/S, समझे। मतलब देखो यहाँ पे तुम P निकाल दिए, S निकाल दिए, ठीक है, वेयर S इक्वल टू होता है, S का जो वैल्यू होता है ना √P² + Q²। जब हम इस ये जो एक टर्म है P² + Q², जो टर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपैरेंट पावर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपैरेंट पावर बोलते हैं। ठीक, तो cos फाई जो होता है, देखो तो इसका भी एक ऐसे डायग्राम बनता है, समझे। ये तुम्हारा हो गया मान लो P, ये तुम्हारा हो गया Q, ठीक, तो ये तुम्हारा S हो गया, है ना, इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये और ये तुम्हारा एंगल हो गया फाई। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली है लैगिंग एंगल। ठीक है, ये जो हम लोग क्योंकि लैगिंग एंगल से ही शुरुआत किए थे, ये cos फाई का वैल्यू इस तरह से निकलता है। ठीक है, अब सवाल ये है फाई बराबर कितना हो जाएगा, बताओ इसी सर्किट में फाई का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ। tan इनवर्स Q/P होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। होगा ना। ठीक है, तो इसलिए तुम बोल सकते हो ना कि पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है ना, तो पावर फैक्टर बराबर cos फाई होता है। इसको तुम लिख सकते हो cos ऑफ tan इनवर्स Q/P, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हो ना। ठीक है, तो ये सारा नोट पॉइंट में था, समझे, ये सब नोट के अंदर में था। अब तुम हमको ये बताओ, हमारे पास हमको 3 फेज पावर का जो हम लोग किए हैं ना, हमको पावर फैक्टर जो निकालना है वो कितना हो जाएगा, cos ऑफ tan इनवर्स Q3 फेज बट्टा P3 फेज, है कि नहीं। पावर फैक्टर हम 3 फेज का निकाला है तो ये आ जाएगा। ठीक, तो Q3 फेज कितना है जी, ये बराबर हो जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स Q3 फेज का वैल्यू आया √3 × P1 - P2, आया ना जी। यस सर। Q का वैल्यू देखो यहाँ निकला है, Q का वैल्यू √3 × P1 - P2,
ठीक। अब बट्टा 3 फेज का पावर, एक्टिव पावर कितना आएगा, P1 प्लस P2, समझ गए। तो इससे तुमको निकल गया पावर फैक्टर, निकल गया कि नहीं, समझ गए ना। तो तुम इसे पावर फैक्टर, तो देखो, तो हमारा ये टॉपिक जो शुरुआत किए थे, इसमें देखो इस टॉपिक का नाम क्या क्या बताए थे, 3 फेज रियल पावर मेजरमेंट। देखो रियल पावर तुम मेजर कर लिया ना, रियल पावर को ही एक्टिव पावर बोलते हैं, ध्यान देना। ये जो एक्टिव पावर हम लिखे हैं ना जहाँ पे, इसी को हम लोग एक और नाम बोलता है रियल पावर, एक्टिव पावर और रियल पावर, ये भी ध्यान में रखना, समझ गए। तो हम लोग इससे हम लोग क्या किए, देखो रियल पावर का मेजरमेंट कर लिए, है ना, ठीक है कि नहीं, रियल पावर का मेजरमेंट हो गया भाई, ठीक। रिएक्टिव पावर भी कर लिए, Q का मेजरमेंट कर लिए, ठीक। रियल पावर क्या हो गया P, रिएक्टिव पावर क्या हो गया Q। फेज एंगल भी आसानी से निकाल लोगे, फेज एंगल फाई होता है, वो tan इनवर्स करके पावर फैक्टर भी निकाल लिया। यानी कि इतना सारा मेथड हम लोग निकाल लिए कि नहीं, मतलब कैसे कैसे निकलता है वो हम लोग सारा देख लिए कि नहीं, ये बताओ, समझे। तो ये इसका पूरा एनालिसिस है इस सर्किट का। अब इसी ये जो फॉर्मूला तुम्हारा इसमें आया है ना जितना, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बनता है। और इसके बाद से जो है ना, इसमें हम लोग को देखना रहता है कि पावर का अलग अलग वैल्यू पे तुम्हारा क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो कि P1 का वैल्यू ये रहेगा, P1 का वैल्यू कुछ अलग रहेगा, तो पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा, समझे। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। जो तुम्हारा सिलेबस में अगर टॉपिक तुम देखोगे तो तुमको मतलब पता चलेगा कि जो अगला है इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, समझे, और ऑन वाटमीटर रीडिंग, समझे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है कि ये जो हम लोग एंगल जो लिए है ना, ये जो शुरुआत में हम लोग का जो लोड जो दिया हुआ है, ये जो लोड जो है ना, यहाँ पे ये एंगल फाई ऑलरेडी था दिया हुआ, मतलब वो ऑलरेडी लैगिंग लोड अवेलेबल था, समझे। तो वही अगर लोड कुछ और रहता, स्क्रीन नीचे हो जाने दो, समझे। यहाँ पे ये एंगल फाई था ना, ये अगर कुछ और रहता तब जाके रीडिंग में क्या असर पड़ता, समझे। वही चीज एनालिसिस हम लोग को करना है। तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, कुछ कुछ उसमें, पर मेन जो चीज था ना इसका मैथमेटिकल एनालिसिस जो जितना था वो तुम समझ गए। अब इतना डिटेल अगर समझ गया हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। हम इसके बारे में आगे कल बताएंगे, और कल ये भी बता देंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन तुमको पूछेगा, ठीक है। और इस पे 2 वाट मीटर पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर कराएंगे, समझ गए ना। ये वाला जो है अभी तक जो बता दिए हैं इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। क्लियर है ना सबको, कि कोई डाउट बचा है? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही पावर फैक्टर वाला देखेंगे।